नमस्कार। देखो बच्चों, पेज नंबर 25 पेज नंबर के ऊपर देखेंगे आप। ऊपर से जो दूसरा पैराग्राफ था वो मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अंतिम वाली लाइन बता रहा था कि डॉक्टर्स एज वेल एज अवर मदर्स परफॉर्म सिमिलर ड्यूटीज। डॉक्टर्स साथ ही साथ हमारी माताएं भी इसी तरीके के कर्तव्य करती हैं, इसी तरीके के काम करती है। ड्यूटीज का मतलब टास्क होता है, जॉब होता है, डीड होता है, ठीक है बच्चों। आगे इसमें बताया है कि इट मे बी आर्ग्यूड दैट, और इस बात के ऊपर तर्क किया जा सकता है। आर्ग्यू माने होता है बच्चों रीजन, REASON, रीजन माने कारण होता है, और रीजन का मतलब तर्क वितर्क करना होता है, डिबेट। आप किसी बात पे डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो इट मे बी डिबेटेड, इट मे बी रीजनड, इट मे बी आर्ग्यूड दैट। इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि दे क्लीन्स। देखो बच्चों, आज से पहले आपने पढ़ा क्लीन। क्लीन माने साफ करना एक वर्ब है, और बच्चों अगर उसके अंत में आपने SE जोड़ दिया क्लीन्स, उसका मीनिंग भी साफ करना है, और वो भी वर्ब ही है। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड होता है, जबकि क्लीन्स, क्लीन्स्ड, क्लीन्स्ड होता है। ओके, तो इट मे बी आर्ग्यूड दैट, इस बात के ऊपर बहस की जा सकती है, इस बात के ऊपर तर्क वितर्क किया जा सकता है, दैट दे क्लींस देमसेल्व्स आफ्टरवर्ड्स, कि वे अपने आप को बाद में साफ कर लेते हैं। दे मानी वे, क्लींस देमसेल्व्स, वे अपने आप को साफ कर लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों बाद में, जब काम निबट जाता है तो उस कार्य के पश्चात भी वे लोग क्या करते हैं, कार्य के पश्चात भी अपने आप को साफ कर लेते हैं। यस, हाँ, गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, सहमत हूं मैं इस बात से। बट इफ अनटचेबल्स डू नॉट डू सो, परंतु अगर अनटचेबल्स ऐसा नहीं करते हैं, परंतु अगर अछूत लोग ऐसा नहीं करते हैं, SO मानी लिखो बच्चों ऐसा, SO मानी होता है ऐसा, सो मानी इसलिए होता है ना, इस बार बता रहा हूं, सो माने ऐसा, ठीक है। तो बट इफ अनटचेबल्स डू नॉट डू सो, परंतु अगर अनटचेबल्स ऐसा नहीं करते हैं, अछूत लोग ऐसा नहीं करते हैं, द फॉल्ट इज होली अवर्स एंड नॉट देयर्स, तो बच्चों गलती पूरी तरह से हमारी है और उनकी नहीं है। द फॉल्ट, द मिस्टेक, द एरर इज टोटली ऑफ द मिस्टेक इज टोटली अवर्स। द फॉल्ट और द मिस्टेक, ठीक है, जो गलती है दैट इज टोटली अवर्स, वो गलती टोटली हमारी है, होली पूरी तरह से वो गलती हमारी है, एंड नॉट देयर्स, एंड दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ देम, ये गलती उनकी नहीं है। दिस इज नॉट द फॉल्ट, दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी फॉल्ट नहीं है, ये हमारी गलती है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को प्यार से गले लगाएं, हम उन लोगों को सफाई के प्रति क्या करें, हम उनको सफाई के प्रति जागरूक करें। देखो, इट इज क्लियर दैट द मोमेंट वी बिगिन लविंगली टू हग देम, ये बहुत साफ है, ये बिल्कुल जाहिर है कि जिस क्षण हम उनको प्यार से गले लगाना शुरू कर देंगे, we shall start hugging them, we shall start embracing them with love, जब हम प्यार से उनको गले लगाना शुरू कर देंगे, ये बहुत साफ है, ये बहुत स्पष्ट है कि जिस क्षण हम उनको प्यार से गले लगाना शुरू कर देंगे, they will begin to learn to be clean, वे भी साफ होना सीख जाएंगे। क्या कर लेंगे? they will also begin to learn to be clean, वे भी साफ होना सीखने लगेंगे, वे भी साफ होना सीखना शुरू कर देंगे, वो भी ये काम करना शुरू कर देंगे कि हमको साफ रहना चाहिए। इस तरीके की सोच उनमें विकसित हो जाएगी। परंतु इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना ट्रीटमेंट उनके प्रति अपना ट्रीटमेंट बदलना होगा। वी शैल हैव टू चेंज अवर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स देम, उन लोगों के प्रति जो हमारा बर्ताव है, उस बर्ताव के अंदर दोष है, और हमें उस दोषपूर्ण बर्ताव से अपने आप को मुक्त करना होगा, उनको मुक्त करना होगा। जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ठीक है, तब तक जो है इस तरीके का परिवर्तन लाना संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, गांधी जी का कहने का भावार्थ ये हुआ कि दोष हमारी सोच में है। वी आर नैरो माइंडेड पर्सन्स, हम जो है संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं, दोष स्वयं हमारे अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें आत्मावलोकन करके अपनी जो गलती है उस गलती का एहसास करते हुए उसको दूर करने का प्रयास करना होगा, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक गजब का परिवर्तन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली स्वतः ही एक गजब का परिवर्तन आ जाएगा। ये वाला पैराग्राफ देखना बच्चों। Unlike the moment for interdining, this
Moment does not need to be pushed. This moment will not cause the system of varnashram to disappear. It aims at saying it by doing away with its excesses. It is also not the desire of the initiators of this moment that untouchables should give up their vocations. They only want to demonstrate that the function of removing garbage and filth is a necessary and sacred function, and its performance can impart grace even to a Vaishnava. Those who pursue this vocation are not therefore degraded, but entitled to equal measure of social privileges with those pursuing other callings. Their work protects the country. Their work protects the country from a number of diseases. They therefore deserve the same respects as doctors. देखो गांधी जी ने बहुत बड़ी बात बोली है बच्चों, क्या कि ये जो अछूत लोग होते हैं ना, ये उतने ही सम्मानीय होते हैं जितने डॉक्टर होते हैं। आप अपनी माँ का जितना सम्मान करते हो, क्योंकि वो सफाई का काम करती हैं, बच्चों को साफ करती हैं, उनको जो है स्वच्छ रख करके हर तरह से उनको नहला करके हर तरह से उनको साफ करके विद्यालय भेजती है, उनमें संस्कार देती है। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो अछूत लोग हैं, ये समाज को साफ रखने का काम करते हैं, इसलिए ये लोग उतने ही सम्मानीय हैं जितने डॉक्टर्स हैं। आगे बढ़े अपनी बात देखना आप। अनलाइक का मतलब होता है, लाइक यानी होता है कि समान, और अनलाइक उसका उल्टा है, भिन्न। अनलाइक यानी क्या होता है, भिन्न। जैसे आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। आई एम अनलाइक यू, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मैं आपसे भिन्न हूँ। ओके, देखना आप। अनलाइक द मोमेंट इस आंदोलन से भिन्न है। ये आंदोलन जो हमने चलाया है, कौन सी जगह आया था ना एक शब्द इसमें, गोधरा के अंदर एक आंदोलन चलाया गया, और वहां पर जो मामला चल रहा, वो चल रहा बच्चों इंटर डाइनिंग का। क्या चल रहा है? इंटर डाइनिंग का मतलब अंतरजातीय भोज होता है। वहां एक ब्राह्मण भी बैठता है, वहां एक शूद्र भी बैठता है, वहां क्षत्रिय भी बैठता है, वहां वैश्य भी बैठता है। सभी जातियों के लोग वहां बैठते हैं और बैठ करके आपस में साथ बैठ करके भोजन करते हैं। इसको कहा जाता है इंटर डाइनिंग। क्या कहा जाता है इसको? इंटर डाइनिंग। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अनलाइक द मोमेंट फॉर इंटर डाइनिंग, अनलाइक द मोमेंट फॉर इंटर डाइनिंग, अंतरजातीय भोज के लिए शुरू किए गए इस आंदोलन से भिन्न, अंतरजातीय भोज के लिए शुरू किए गए इस आंदोलन से भिन्न, दिस मोमेंट डज नॉट नीड टू बी पुश्ड, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। दो आंदोलन है बच्चों। एक आंदोलन तो अंतरजातीय भोजन का आंदोलन है। इस अंतरजातीय भोजन के आंदोलन से छुआछूत का आंदोलन पूरी तरह अलग है। छुआ और अंतरजातीय भोज की आंदोलन को आगे बढ़ाओ, बट इन द सेम वे, परंतु ठीक उसी प्रकार से दिस मोमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी पुश्ड अप, लेकिन ठीक उसी प्रकार से ये जो छुआछूत का आंदोलन है, ये छुआछूत की परंपरा है, इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं रोकना होगा। ये जो छुआछूत की कुरीति है, ये अच्छी रीति नहीं, एविल माना है इसको। गांधी जी ने कहा ये एविल है, और इस एविल को इसी जगह रोकना होगा, इस एविल को इसी जगह रोकना होगा। दिस मोमेंट विल नॉट कॉज द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम टू डिसअपियर, ये आंदोलन कारण नहीं बनेगा। दिस मोमेंट विल नॉट कॉज, ये आंदोलन जो है वो कारण नहीं बनेगा। किसका कारण नहीं बनेगा? द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम, यानी ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इस वर्णाश्रम व्यवस्था की टू डिसअपियर यानी होता है बच्चों समाप्त होना, अदृश्य होना। यह आंदोलन वर्णाश्रम व्यवस्था की समाप्त होने का कारण नहीं बनेगा। यह आंदोलन वर्णाश्रम व्यवस्था की समाप्त होने का कारण नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अनलाइक द मोमेंट फॉर इंटरडाइनिंग, समझ गए? अनलाइक द मोमेंट फॉर इंटरडाइनिंग, अंतरजातीय भोज के आंदोलन की तरह दिस मोमेंट शुड नॉट बी पुश्ड अप, इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना है, इस आंदोलन को यहीं रोकना है। बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू कोज, this is not going to cause, या this will not become a reason, ये एक कारण नहीं बनेगा। this will not become a cause, ठीक है, the system of वर्णाश्रम to disappear। देखो बच्चों, यह एक बात आपको काम की बात बता देना चाहता हूं। अंग्रेजी में देखो, एक होती है कोज, बात को समझना, एक होती है गेट, एक होती है मेक, और एक होती है हैव। व्हाट आर दीज? ये चार बच्चों अंग्रेजी में पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं ये चारों अंग्रेजी में पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती है। और ये जो पॉजिटिव वर्ब्स है बच्चों, इनको आप हिंदी में कहते हो प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जब कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है,
उसे आप कहते हो प्रेरणार्थक क्रिया। हिंदी में जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो हमने कहा जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि मैंने कमरा साफ किया, एक मैंने कमरा साफ करवाया, मैंने खुद साफ नहीं किया, किसी को प्रेरित किया। तो बच्चों ये जो क्रियाएं हैं हिंदी में अपन बोलते हैं कोई काम अपने तो करते हैं, एक दूसरे से करवाते हैं। जब कोई काम आप किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हो तो हिंदी में उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब 4 होती है, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव वर्ब आपके पाठ में आ रही है वो आ रही है कोज। और इस कोज की विशेषता क्या है सुनो। जैसे मैंने आपको कहा कि he caused me, ठीक है, he caused me pass the exam। बात को समझना बच्चों, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तो सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि इस जगह बच्चों टू का आना जरूरी है, केवल ये बात। he caused me to pass the exam, यानी वह मेरी परीक्षा पास करने का कारण बना। कोज का प्रयोग अगर पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है तो कोज के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा, परंतु बच्चों उसके बाद में टू जरूर आता है। कोज अपने साथ में टू लेता है। और के बारे में भी मैं आपको बता सकता था, परंतु जब समय आएगा तब बताऊंगा, क्योंकि अभी एक बार क्या है कि जो पाठ है अपना उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, दिस विल नॉट कोज द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम। आगे क्या आ गया, टू आ गया ना, मैं ये टू ही समझाना चाहता था। कोज का मतलब होता कारित होना, कोज का मतलब होता है बच्चों कारित होना। हिंदी में बोलते हैं इसको, देखो ये शब्द है कारित होना, ठीक है। तो इसका मतलब अपन कहते हैं कि ये जो ये इस चीज के लिए कारित नहीं होगा, यानी इस चीज का कारण नहीं बनेगा। तो देखो इसमें बताया गया है कि दिस मोमेंट विल नॉट कोज द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम टू डिसअपियर। यह आंदोलन, ये एजिटेशन, एजिटेशन भी कहते हैं, एजिटेशन अलग है, एजिटेशन अलग है। यह आंदोलन वर्णाश्रम व्यवस्था की समाप्त होने का कारण नहीं बनेगा। इट एम्स एट, एम अपने बाद एट लेता है बच्चों, अगर एम का प्रयोग वर्ब की तरह किया गया है तो। जैसे मैंने आपको कहा प्लीज एम एट हेल्पिंग अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता करने को अपने जीवन का ध्येय बनाओ। एम एट का मतलब ध्येय बनाना होता है। एम एट यानी निशाना लगाना, ठीक है, संधान, लक्ष्य का संधान करना, किसी चीज को अपना ध्येय बनाना। तो देखो क्या लिखा है, इट एम्स एट सेइंग, यानी यह इस इट एम्स एट सेइंग इट, ये इस बात को कहने को अपना ध्येय बनाता है, ये कहने को अपना ध्येय बनाता है। बाय डूइंग अवे, कि हमें डू अवे करना होगा, हमें दूर करना होगा। विद इट्स एक्सेसेस, विद इट्स एक्सेसेस का मतलब होता है बच्चों इसकी जो ज्यादतियां हैं। एक्सेस मानी ज्यादा होता है, और एक्सेसेस का मतलब ज्यादतियां। यह इस बात को, ये कहने को अपना लक्ष्य बनाता है। इट एम्स एट सेइंग इट, ये कहने को अपना लक्ष्य बनाता है, क्या, बाय डूइंग अवे विद इट्स एक्सेसेस, कि हमें इसकी ज्यादतियों को दूर करना होगा। हमें इस आंदोलन की, हमें जो छुआछूत की परंपरा है, इस परंपरा के अंदर जो ज्यादतियां हैं, इन ज्यादतियों को हमें दूर करना होगा। इट इज ऑल्सो नॉट द डिजायर ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ दिस मोमेंट। और सुनो, इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं ये उनकी भी इच्छा नहीं थी। इट इज ऑल्सो नॉट द डिजायर ऑफ द इनिशिएटर। कौन होते हैं बच्चों इनिशिएटर? इनिशिएटर होते हैं जो किसी आंदोलन को शुरू करते हैं, सूत्रधार कहते हैं आप उनको। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो बच्चों ये स्पेलिंग है ना, इनिशिएटर, ओ आर आ रहा है। इनिशिएटर का मतलब होता है सूत्रधार। क्या होता है? किसी चीज को शुरू करने वाला सूत्रधार। आप उसको पाइनियर भी कहते हो। क्या कहते हो उसको? पाइनियर। पाइनियर का मतलब एक तरह से अग्रदूत होता है, किसी चीज का अग्रदूत, अग्रणी। तो इट इज नॉट द डिजायर ऑफ द लीडर्स, इट इज नॉट द डिजायर ऑफ द पाइनियर्स, इट इज नॉट द डिजायर ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ दिस मोमेंट। और इस मोमेंट या इस आंदोलन को शुरू करने वाले, इसके जो प्रवर्तक हैं, ये उनकी भी इच्छा नहीं है दैट अनटचेबल शुड गिव अप देयर वोकेशंस, कि अछूत लोग अपना व्यवसाय त्याग दें। अगर अछूत लोग अपना व्यवसाय त्याग देंगे तो समाज के अंदर क्या आ जाएगी? एक प्रकार की विकृति आ जाएगी, क्योंकि सारे काम किसी न किसी को तो करने ही होंगे, कोई न कोई तो किसी न किसी काम को करेगा। इट इज ऑल्सो नॉट द डिजायर ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ दिस मोमेंट। इस मोमेंट के इनिशिएटर्स या इस मोमेंट के, इस आंदोलन के प्रवर्तकों की भी ये इच्छा नहीं थी दैट अनटचेबल शुड, कि जो अछूत लोग हैं उनको चाहिए क्या कर देना चाहिए? गिव अप, त्याग देना चाहिए देयर वोकेशंस, अपने व्यवसाय, कि अछूत लोगों को अपने व्यवसाय त्याग देने चाहिए। ये तो इस आंदोलन के प्रवर्तकों की भी मंशा नहीं थी। दे ओनली वांट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, वो तो सिर्फ ये प्रदर्शित करना चाहते हैं
They only want to demonstrate, they only want to show, they only want to display. वो तो सिर्फ ये डिस्प्ले करना चाहते हैं, केवल इतना दर्शाना चाहते हैं कि the function of removing garbage, the function of removing garbage, इसका मतलब हुआ कि कूड़ा कचरा हटाने का काम. फंक्शन माने कार्य होता है, फंक्शन ऑफ रिमूव यानी हटाने का, गार्बेज यानी कचरा यानी कूड़ा कचरा हटाने का काम. एंड फिल्ड, FILTH, फिल्ड माने होता है डर्ट, गंदगी. कूड़ा कचरा तथा गंदगी हटाने का काम, वो तो सिर्फ ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कूड़ा कचरा और गंदगी हटाने का काम इज ए नेसेसरी, ये एक बहुत ही जरूरी काम है. इज ए वेरी नेसेसरी, ये तो बहुत जरूरी काम है. एंड सेक्रेड फंक्शन, और बच्चों ये पुनीत काम है, ये पवित्र काम है. वो तो सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि कूड़ा कचरा हटाना, कूड़ा कचरा और गंदगी को हटाने का काम जो है वो एक बहुत आवश्यक तथा एक पवित्र कार्य है. एंड इट्स परफॉर्मेंस कैन इम्पार्ट ग्रेस, और इस कार्य का निष्पादन शोभा प्रदान कर सकता है. एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स डूइंग, और इस कार्य को करने से क्या हो सकता है, कैन इम्पार्ट ग्रेस, ये शान बढ़ा सकता है. किसकी शान बढ़ा सकता है, इवन टू ए वैष्णवा, अर्थात इस तरीके के कार्य को निष्पादित करके एक वैष्णव भी सुशोभित हो सकता है, या ऐसा कार्य करने से एक वैष्णव की शान बढ़ सकती है, एक वैष्णव की भी शोभा बढ़ सकती है. दो जो परस्यू दिस वोकेशन, वे लोग जो इस काम को करते हैं, आर नॉट देयरफॉर डिग्रेडेड, इसलिए समझ लो कि जो लोग इस काम को करते हैं, दे आर नॉट डिग्रेडेड, अर्थात वो किसी भी दृष्टि से निम्न नहीं है. दोज यानी वे लोग हु परस्यू, जो करते हैं, हु परफॉर्म, जो करते हैं दिस वोकेशन मानी इस कार्य को, आर नॉट देयरफॉर डिग्रेडेड, वे किसी भी दृष्टि से बच्चों हीन नहीं है, बट एंटाइटल्ड टू एन इक्वल मेजर ऑफ सोशल प्रिविलेजेस, बल्कि वे भी इस बात के हकदार हैं कि उनको समान मात्रा के अंदर सारे विशेषाधिकार प्राप्त हो. विद दोज, उन लोगों के साथ परस्यूइंग अदर कॉलिंग्स, परस्यूइंग अदर कॉलिंग्स, कॉलिंग का मतलब होता है बच्चों धंधा काम, यानी अन्य काम को करने वाले जो लोग हैं, उन अन्य कामों को करने वाले लोगों के साथ ये लोग भी क्या हैं, सभी सामाजिक विशेषाधिकारों को समान रूप से प्राप्त करने के हकदार हैं. सभी सामाजिक विशेषाधिकारों को समान रूप से प्राप्त करने के क्या हैं, हकदार हैं. ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब अपन 2 मिनट का इंटरवल लेंगे और उसके बाद में आपसे बाकी बात करेंगे. देखो बच्चों, फंक्शन माने कार्य होता है,
कोई भी काम आप करते हो, कोई भी धंधा करते हो आप, वो फंक्शन है। जॉब भी है, टास्क यानी भी कार्य होता है, डीड माने भी कार्य होता है। कॉलिंग्स का मतलब भी होता है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे मैं टीचिंग का काम करता हूं, ये भी एक कॉलिंग्स, ठीक है। वर्क यानी भी कार्य होता है। और अंत में एक शब्द लिखा वोकेशन, VOCATIO है ना, आपकी किताब में बार बार आया है। तो वोकेशन यानी व्यवसाय है, और व्यवसाय भी एक प्रकार का काम ही होता है। व्यवसाय भी एक प्रकार का काम होता है। इन सबको परफॉर्म किया जाता है, इन सबको क्या किया जाता है, निष्पादित किया जाता है, इन सबको हम करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों आगे समझना आप, इसमें क्या लिखा है, Those who pursue this vocation are not therefore degraded, इसलिए वे लोग जो इस वोकेशन को करते हैं, इस व्यवसाय को करते हैं, are not therefore, इसलिए वे नहीं हैं डिग्रेडेड, अर्थात वे किसी भी दृष्टि से निम्न नहीं है, but entitled to an equal measure, बल्कि वे समान मात्रा में ऑफ सोशल प्रिविलेजेस, वे समान मात्रा में सामाजिक विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के हकदार हैं, विद दोज, उन लोगों के साथ परस्यूइंग अदर कॉलिंग्स, जो अन्य कॉलिंग्स को या अन्य व्यवसायों में रत हैं। समझ गए, जो अन्य व्यवसायों को करने में रत हैं, रत का मतलब व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, संलग्न हैं, जो अन्य व्यवसायों को करने में संलग्न हैं, ये उन लोगों के साथ, उन लोगों की समान सभी सामाजिक विशेषाधिकारों को समान रूप से पाने के हकदार हैं। देयर वर्क प्रोटेक्ट्स द कंट्री, उनका जो काम है, इन अनटचेबल्स का, जिन्हें आप अछूत कहते हो, इन लोगों का काम देश को कई बीमारियों से बचाता है। देयर वर्क, उनका कार्य प्रोटेक्ट यानी बचाता है द कंट्री, देश को, फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीजेज। ए नंबर ऑफ बच्चों बताया था डिटरमिनर में, ए नंबर ऑफ एक ऐसा डिटरमिनर है कि इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा PCN होता है। PCN यानी क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, तो ए नंबर ऑफ के बाद क्या बोला मैंने, स्टूडेंट्स बोला, और आगे आर बोला। बात समझ में आ रही है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, इन सबके मायने एक ही हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, कई विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर हैं। फिर मैंने कहा कि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, तो भी बात वही है। और ए लॉट ऑफ को हटा के मैंने कर दिया लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, तो भी बात वही है। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से तो मेनी स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, मैंने बोला तो भी बात सही वही है। और इन सबके बाद जो नाउन आ रहे हैं बच्चों, वो कैसे आ रहे हैं, वो PCN आ रहे हैं। हालांकि ए लॉट ऑफ एक ऐसा डिटरमिनर है कि उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, और उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे ए लॉट ऑफ फूड वाज वेस्टेड इन द पार्टी के अंदर बहुत सारा फूड वेस्ट हुआ, तो फूड बच्चों क्या अनकाउंटेबल माना गया है, एक भोजन, दो भोजन, तीन भोजन, इस तरीके से आप उसको काउंट नहीं करते हैं। तो आगे देखना आप, देयर वर्क प्रोटेक्ट्स द कंट्री, उनका काम देश को बचाता है, फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीजेज, उनका काम देश को कई बीमारियों से बचाता है। दे देयरफॉर डिजर्व यानी क्या होता है, पाने के हकदार हैं, और एंटाइटल्ड यानी भी हकदार हैं। लेकिन बच्चों एक बात अच्छे समझ लेना कि एंटाइटल्ड एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद हमेशा टू लेता है। ठीक है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिट इन माई क्लास इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क रेगुलरली। अगर आप अपना गृह कार्य ठीक समय पर नहीं चेक करवाते हैं और करते नहीं हैं, तो आप मेरी कक्षा में बैठने के लिए क्या नहीं है, हकदार नहीं है, अधिकृत नहीं है, ऐसा मैंने कहा। मेरा मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एंटाइटल्ड आएगा तो उसके बाद आपको टू लगाना चाहिए। समबडी इज एंटाइटल्ड टू डू समथिंग, कोई किसी काम को करने के लिए एंटाइटल्ड है। जिस आदमी ने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू कास्ट वॉट, he or she is entitled to cast vote in the favor of any of the parties he or she likes। समझ गए क्या, जिन्होंने 18 साल की उम्र पाली है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के हकदार हैं, जो पार्टी उनको अच्छी लगे। और कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगे तो नोटा नाम का एक ऑप्शन और है, आप वहां भी क्या कर सकते हो, यू कैन कास्ट योर वोट इवन देयर। ओके, तो समझ में आई बात। दे देयरफॉर डिजर्व का मतलब भी क्या होता है बच्चों, डिजर्व यानी भी हकदार होना होता है। एक सेंटेंस है जो आपको बताता हूं, क्या, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी और कोई नहीं बल्कि जो वीर लोग होते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसका मतलब और कोई नहीं बल्कि जो बहादुर लोग होते हैं, अच्छी चीजों के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार होता है। आप इसको यूं कहते हो कि वीर भोज्या वसुंधरा, आप इसको यूं कहते हैं कि वीर भोज्या वसुंधरा, यानी जो वीर लोग हैं वो पृथ्वी का उपभोग करते। डिजर्व द फेयर का मतलब जो अच्छी चीज है उसके हकदार कौन है, बहादुर लोग हैं, ताकतवर लोग जो है, नन बट द
नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसका मतलब जो शक्तिमान है उसका सबसे अच्छी चीज के ऊपर हक है, क्योंकि वो अपनी शक्ति के बल पर उसको क्या कर सकता है, छीन सकता है। तो डिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, डिजर्व माने किसी चीज का हकदार होना होता है। दे देयरफॉर डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, दे देयरफॉर डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, अर्थात इसलिए वे भी समान सम्मान पाने के हकदार हैं। सेम रिस्पेक्ट यानी वे भी समान सम्मान पाने के हकदार है। डॉक्टर्स, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने कहा कि अछूत लोग उतने ही सम्मानीय हैं जितने कि डॉक्टर लोग होते हैं। क्या कहा मैंने, अनटचेबल्स आर एज रिस्पेक्टेबल एज द डॉक्टर्स। गांधी ने कहा कि अनटचेबल्स या जिनको आपने अछूत कहा, वो अछूत लोग दरअसल क्या है, इस समाज को साफ करते हैं। इस समाज के अंदर उनकी वजह से हमारे देश के अंदर जो कई बीमारियां हैं, उन बीमारियों को होने से, हमारे देश में कई बीमारियों को होने से बचाते हैं। इसलिए बच्चों ये बताया गया है कि अछूत लोग उतने ही सम्मानीय हैं जितने कौन है, डॉक्टर्स हैं। ओके बच्चों आगे बढ़ाओ। व्हाइल द कंट्री इज वेनरेटेड फॉर इट्स तपस्या, प्योरिटी, कंपैशन एंड अदर वर्च्यूज। जबकि हमारा ये जो देश है, ये भारत देश है बच्चों, समझ गए, ये भारत देश है, ये अपनी तपस्या के लिए पूजा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इस देश को पूजा जाता है किसके लिए, फॉर इट्स तपस्या, इसकी तपस्या के लिए पूजा जाता है। प्योरिटी, ये देश पूरी दुनिया में अपनी विशुद्धता के लिए जाना जाता है। कंपैशन, और ये देश पूरे संसार के अंदर अपनी करुणा के लिए जाना जाता है। महात्मा बुद्ध, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जिनको जाना जाता है, तो इन्होंने क्या है, करुणा का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने भी करुणा का संदेश दिया। तो हमारा देश जो है बच्चों, ये बड़ा प्यारा देश है। ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं। ये बच्चों में शरण गुप्त की लाइन है, भारत भारती में उन्होंने लिखा कि ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं। पूरी दुनिया के आचार्य जो है इस देश के निवासी माने गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो इकबाल है, उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐ आबे रुदे गंजे क्या वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। इसका मतलब हमारा जो देश है बच्चों, ये वास्तव में निराला देश है। ये देश जो है, इस देश को पूजा जाता है। दिस कंट्री इज वेनरेटेड, वेनरेटेड का मतलब होता है, वेनरेटेड यानी इस देश को पूजा जाता है। वाइल का मतलब होता है हालांकि, या इसका मीनिंग हालांकि है। ऑल्दो दिस कंट्री इज वेनरेटेड फॉर इट्स तपस्या, प्योरिटी, कंपैशन एंड अदर वर्च्यूज। हालांकि ये देश अपनी तपस्या, हालांकि ये देश अपनी तपस्या, अपनी विशुद्धता, अपनी करुणा और अपने सद्गुणों के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है, ठीक है। परंतु इसका बच्चों एक दूसरा हमारा एक ड्रॉबैक भी है, हमारी कमजोरी भी है। इट इज ऑल्सो ए प्लेग्राउंड ऑफ लाइसेंस। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये देश पूरी दुनिया के अंदर अपनी तपस्या, अपनी करुणा, ठीक है, और अपनी शुद्धता और अपने सद्गुणों के लिए पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये देश क्या है बच्चों, ये देश स्वच्छंदता की क्रीड़ा स्थली है। दिस ऑल्सो हैज बीन ए प्लेग्राउंड ऑफ लाइसेंस। यह देश, लाइसेंस का मतलब जानते हो, मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस है या नहीं है? तो लाइसेंस का मतलब तो अनुज्ञा पत्र होता है, परंतु यहां बच्चों इसका मीनिंग है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब होता है जैसे नदी का पानी आ रहा है, वो स्वच्छंद होता है, वो जिधर उसका मन करेगा उधर मुड़ जाएगा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, नो कंट्रोल। तो उसी तरीके से हमारा जो देश है, ये जहां पर अपनी तपस्या, अपनी करुणा और साथ ही साथ अपनी विशुद्धता तथा अपने सद्गुणों के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है, वहीं पर बच्चों ये देश स्वच्छंदता, ये देश सिन यानी पापों, ये देश बारबेरिटी यानी बर्बरता एंड अदर वाइसेस तथा अन्य बुराइयों का क्रीड़ा स्थल भी रहा है। समझ गए क्या? ये जो देश है ना बच्चों, इस देश की एक ही विशेषता नहीं है, ये अच्छाइयों का आगार है, परंतु इस देश में बुराइयां भी कम नहीं हैं। हमें क्या करना होगा? हमें उन बुराइयों को छोड़ना होगा। अच्छाइयों के लिए तो पूरा संसार हमारा सम्मान कर रहा है, करता आया है, परंतु जो बुराइयां हमने धीरे धीरे क्या कर ली है, विकसित कर ली है, उन बुराइयों को हमें छोड़ना होगा। अगर हमने उन बुराइयों को नहीं छोड़ा तो लोग हमारा सम्मान करना छोड़ देंगे। ओके बच्चों, भारत अपनी पहचान खो देगा। भारत क्या खो देगा? भारत अपनी पहचान खो देगा। एट सच ए जंक्चर, क्या होता है जंक्चर? जंक्चर होता है बच्चों इमरजेंसी पीरियड। एट सच ए जंक्चर, ऐसे संकट काल में, इट विल बी बिकमिंग फॉर आवर फ्रेटर्निटी ऑफ राइटर्स, हमारे लेखक भाइयों के लिए यह बहुत मुनासिब होगा। इट विल बी, बिकमिंग को अंडरलाइन कर दो। बिकमिंग, बिकम जानते हो, बिकम यानी क्या होता है? होना होता है, होता होगा, यह इसका मीनिंग है उचित। इट विल बी बिकमिंग, ये उचित होगा। इट विल बी अप्रोप्रिएट, इट विल बी गुड, इट विल बी बेटर फॉर द फ्रेटर्निटी ऑफ आवर राइटर्स, हमारे लेखक बंधुओं के लिए। फ्रेटर्निटी जानते हो? फ्रेटर्निटी का मतलब बच्चों अपन कहते हैं क्या, जैसे फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व होता है, ब्रदरहुड को फ्रेटर्निटी कहते हैं।
तो हमारे लेखक बंधुओं के लिए ऐसे संकट काल में महात्मा गांधी हमारे देश के लेखकों को उद्बोधित कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरे देश के लेखकों, अभी तुमको अपनी कलम किधर चलानी चाहिए, इस बुराई के ऊपर चलानी चाहिए। और भी कई बुराइयां हैं, तात्कालिक बुराइयां, इन पर अपनी कलम चलानी चाहिए। क्योंकि जो बच्चों कवि होता है, जो राइटर होता है, उसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना नहीं होता। वैद्यशरण गुप्त ने कहा कि केवल मनोरंजनहीन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मरम होना चाहिए। एक राइटर जो है उसका उद्देश्य क्या है? एंटरटेन करना नहीं होता, समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है। साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। साहित्य को क्या माना गया है? समाज का दर्पण माना गया है। तो एट सच्चे जंक्चर, ऐसे संकट काल में, इट विल बी बिकमिंग फॉर आवर फ्रेटर्निटी ऑफ राइटर्स, हमारे लेखक बंधुओं के लिए उचित रहेगा दैट दे शुड गर्ड अप देयर लॉइन्स। लॉइन यानी कई बार बताया कमर होता है, LION, लॉइन माने शेर होता है, ये LOIN है। दे शुड गर्ड अप देयर लॉइन्स, उनको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ऐसे वक्त में हमारे देश के लेखक बंधुओं को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। क्यों? टू अपोज, विरोध करने के लिए, एंड टू रूट आउट हिपोक्रेसी, इस पाखंड का विरोध कर दें तथा इस पाखंड को जड़ से निकाल फेंकने के लिए, इस पाखंड का विरोध कर दें तथा इस पाखंड को जड़ से निकाल फेंकने के लिए ऐसे वक्त में हमारे देश के लेखक बंधुओं को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। आई अपील टू यू, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। महात्मा गांधी ने सारे देशवासियों को कहा, आई अपील टू यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं टू शेयर, कि आप सब लोग भागीदार बने इन द सेक्रेड वर्क, उस पुनीत कार्य में, दैट वाज टेकन अप और दैट वाज स्टार्टेड एट गोध्रा, यानी गोध्रा के अंदर शुरू किए गए पुनीत कार्य में आप सब लोग भागीदार बने। मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करता हूं। आगे देखो, ग्रीटिंग इट एज सच, इसे उसी रूप में, इसका उसी रूप में स्वागत करते, वेलकमिंग इट एज सच, यानी इसका उसी रूप में इस कार्य का स्वागत करते हुए, एंड पार्टिसिपेट इन द एफर्ट, और उस एफर्ट के अंदर, उस प्रयास के अंदर भाग लेते हुए, दैट मे बी अंडरटेकन इन दिस कॉज, यानी इस महान कार्य में या इस महान आंदोलन के अंदर जो कार्य शुरू हो सकता है, जो एफर्ट शुरू हो सकता है, उसके अंदर भी आपको भाग लेना चाहिए। सो दैट, ताकि 60 मिलियन पीपल मे नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम अस, ताकि 6 करोड़ लोग कहीं हमारा साथ छोड़ करके न चले जाएं। इन डिस्पेयर का मतलब निराशा। बच्चों, ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाने कितने कितने पिछड़े हुए लोगों को, कितने अछूत लोगों को अपने साथ में लेकर के अपना धर्मांतर करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में क्या पैदा होती है? हमारे लाखों लोग, हमारे करोड़ों लोग, कई ऐसा न हो हमें छोड़ करके बुद्ध धर्म ग्रहण कर लें, कोई जैन धर्म ग्रहण कर लें, कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी उस बुराई को दूर करना चाहिए। क्यों हमारे लोग हमसे संतुष्ट नहीं हैं? क्यों हमारे लोग हमसे असंतुष्ट हैं? देखो बच्चों, क्या बोला इन्होंने 10 लाख में बच्चों 1 मिलियन होता है। 10 लाख से बनता है 1 मिलियन, तो यहां तो कितने लोग हो गए? 6 करोड़ लोग हो गए। तो देखो, सो दैट, ताकि 60 मिलियन पीपल मे नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम अस इन डिस्पेयर, ताकि 6 करोड़ लोग जो है क्या नहीं करें? सो दैट, ठीक है बच्चों, सो दैट 60 मिलियन पीपल मे नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम अस इन डिस्पेयर। समझ में आ रही है? ताकि निराशा में 6 करोड़ लोग कहीं ऐसा ना हो कि हमारा साथ छोड़ करके चले जाएं। बिफोर ज्वाइनिंग दिस कैंपेन, इस कैंपेन को ज्वाइन करने से पहले, अंडरलाइन कर लेना, ये स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में शुद्ध करो में पूछी जाती है। कैंपेन माने क्या होता है बच्चों? आंदोलन होता है। सॉरी, एक कैंपेन का मतलब आपको नया वो शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैंपेन एक शिविर भी होता है, कैंपेन शिविर होता है, और कैंपेन को अभियान कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अभियान। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कैंपेन, इस अभियान में शामिल होने से पहले, आई हैव थोरली रिफ्लेक्टेड ऑन माय रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटीज, मैंने अपने धार्मिक कर्तव्यों के ऊपर, मैंने अपने धार्मिक उत्तरदायित्वों के ऊपर अच्छे से विचार किया है। क्या बोला मैंने? आई हैव वेरी वेल रिफ्लेक्टेड, आई हैव वेरी वेल मेडिटेटेड, मैंने बहुत अच्छे से चिंतन किया। किस पर? ऑन माय रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी, यानी इस कैंपेन में शामिल होने से पहले, इस अभियान में शामिल होने से पहले बच्चों, मैंने अपने धार्मिक कर्तव्य या अपने धार्मिक उत्तरदायित्व के बारे में बहुत अच्छे से गहन मंथन किया है, विचार किया है, ठीक है, बहुत गहरे से चिंतन मनन किया है। ए क्रिटिक हैज मेड द प्रोफेसी, और एक आलोचक ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है। ए क्रिटिक हैज मेड ए प्रोफेसी प्रेडिक्शन, एक आलोचक ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है, दैट की इन कोर्स ऑफ टाइम, की कालांतर में समय पाकर के, माय व्यूज विल चेंज, कि मेरे विचार बदल जाएंगे। बात समझ रहे हो क्या? एक आलोचक ने मेरे बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में ये भविष्यवाणी की है कि अभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ की बातें कर रहे हैं, जोश में जो है बातें कर रहे हैं, परंतु
ज्यो 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 थोड़ा समय बदलता जाएगा तो इन द कोर्स ऑफ टाइम माने कालांतर में माई व्यूज विल चेंज, मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, मेरा नजरिया बदल जाएगा, मेरा विचार बदल जाएगा। अब मैं उस आलोचक से क्या बहस करूं? महात्मा गांधी ने कहा मैं उस आलोचक से क्या बहस करूं, मैं तो उसकी टिप्पणी के ऊपर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि वो दिन जब मेरी जिंदगी में आएगा उससे पहले मैं न केवल हिंदुत्व को अपितु सारे धर्मों को त्याग चुका हूंगा। इसका मतलब वो दिन कभी नहीं आएगा। दैट डे शैल नेवर कम इन माई लाइफ, वो दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। और अगर आ गया तो उससे पहले क्या होगा? आई शैल हैव लेफ्ट, आई शैल हैव गिवन अप, आई शैल हैव गिवन अप हिंदुइज्म, नॉट ओनली हिंदुइज्म बट ऑल रिलीजियन, न केवल हिंदुइज्म बल्कि तमाम धर्म, तमाम मजहब को, ठीक है, मैं पूरी तरह से त्याग चुका हूंगा अगर वो दिन मेरे जीवन में आया तो। ओके, इसका मतलब बच्चों इन्होंने ये कहा मुझे धर्म को त्यागना पड़ जाए, मुझे हिंदुत्व को त्यागना पड़ जाए, परंतु मैं इस बुराई के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कहते हैं कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। गांधी जी ने कहा, साबित किया, अपने कामों से साबित किया कि इतिहास गवाह है अकेले चने ने एक नहीं कई बार भाड़ फोड़ा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये उल्टी बात है, उल्टी गंगा है। अकेले चने ने एक नहीं कई बार भाड़ फोड़ा है। देखो महात्मा गांधी ने फोड़ा है ना। तो देखिए आप ऑन दिस, इस बात के ऊपर I shall only say that, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, before such time comes, उससे पहले कि ऐसा समय आएगा, I shall have forsaken, I shall have given up not only Hinduism but all religion, उससे पहले कि वो दिन आएगा मैं न केवल हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व को त्याग चुका होऊंगा बल्कि मैं तमाम मजहब को पूरी तरह छोड़ चुका होऊंगा अगर वो दिन आया तो। इसका मतलब मुझे पूरा विश्वास है, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, मैं इस बात के ऊपर पूरा आश्वस्त हूं, दैट डे शैल नेवर कम इन माई लाइफ, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। गांधी जी ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ें क्या? बट इट इज माई फर्म कन्विक्शन दैट, कन्विक्शन बड़ा खतरनाक शब्द है बच्चों। जब जज किसी आदमी की सजा कर देता है तो आप उसको कन्विक्शन कहते हैं। व्हेन द जज पनिशेज समबडी, जब जज किसी को पनिश करता है, जब जज किसी को सजा देता है तब आप कहते हो समबडी हैज बीन कन्विक्टेड बाय द जज, कि जज के द्वारा इस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा चुका है। जब जज किसी को बाइज्जत बरी करता है तो आप कहते हो समबडी हैज बीन अक्यूटेड बाय द जज। मैं समझाना चाहता हूं कि कन्विक्शन का मतलब तो किसी को दोष सिद्ध करना होता है, परंतु बच्चों यहां पर कन्विक्शन का मीनिंग क्या है? विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा इट इज माई फर्म कन्विक्शन दैट, इट इज माई फर्म कन्विक्शन दैट, अर्थात ये मेरा दृढ़ विश्वास है, इट इज माई फर्म बिलीफ दैट इफ इट इज माई फर्म कन्विक्शन दैट इफ इन द अटेम्प्ट टू फ्री हिंदुइज्म ऑफ दिस ब्लॉड, कि अगर हिंदुत्व को इस कलंक से मुक्त करने के लिए, इन द अटेम्प्ट यानी होता उस कोशिश में, इन द अटेम्प्ट टू फ्री हिंदुइज्म ऑफ दिस ब्लॉड, ऑफ का मतलब फ्रॉम, इस ब्लॉड या इस कलंक से हिंदुत्व को, इस कलंक से हिंदुत्व को मुक्त करने के लिए आई हैव टू ले डाउन माई लाइफ, अगर मुझे मेरा जीवन भी कुर्बान करना पड़ा, अगर मुझे अपना जीवन भी उत्सर्ग करना पड़ा, मुझे अगर अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ा, इट विल बी नो ग्रेट मैटर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। गांधी जी ने कहा कि ये छुआछूत बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को मैं इस देश से समाप्त करके, इस देश से पूरी तरह से जो हिंदुत्व है उसको, इस छुआछूत की बीमारी से मैं पूरी तरह से मुक्त करके रहूंगा। और इसमें कोई हैरानी वाली या कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस महान कार्य को करने में इफ आई हैव टू सैक्रिफाइस माई लाइफ, अगर मुझे अपना खुद का जीवन भी न्यौछावर करना पड़े, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट इज ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल फॉर द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी टू सर्वाइव, इट इज ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल, ये पूरी तरह से संभव है, फॉर द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की भावना के लिए, टू सर्वाइव इन ए कंट्री इन ए रिलीजियन। देखो बच्चों, गांधी जी ने यह कहा कि यह पूरी तरह से असंभव है कि छुआछूत की भावना एक ऐसे धर्म के अंदर जिंदा रहे, एक ऐसे धर्म के अंदर टिकी रहे। कौन से धर्म के अंदर? विच प्रोड्यूस डिवोटीज लाइक नरसिंह मेहता, वो धर्म जिसने नरसिंह मेहता जैसे संतों को पैदा किया, जिसने नरसिंह मेहता जैसे भक्तों को पैदा किया। हु सा ऑल मैन एज इक्वल्स, जिन्होंने सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा, जिनकी दृष्टि में प्राणी मात्र, मानव मात्र सब समान थे। ऐसे संतों को जिस धर्म ने पैदा किया, उस धर्म के अंदर छुआछूत, उस धर्म के अंदर अनटचेबिलिटी, ये बहुत बुरी बात है। और गांधी जी ने कहा कि ये जो बुराई है ये किसी भी सूरत में उस धर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, उस धर्म के अंदर और अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, जिस धर्म ने किसको जन्म दिया? नरसिंह मेहता को जन्म दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ बच्चों ये पाठ जो है ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बातें हुई। अब ये पाठ समाप्त हो गया है।
और अगली क्लास में बच्चों हम आपको इससे आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे। कौन सा पार्ट होगा? विवेकानंद ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। विवेकानंद जी जो हैं उनकी वेस्ट यानी पश्चिम के अंदर जो महान यात्रा हुई, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन जो विश्व की धर्म संसद अमेरिका में थी, उसमें जाकर के उन्होंने भारत का पक्ष रखा, हिंदुत्व का पक्ष रखा। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, किस तरीके से दुनिया को अपना लोहा मानने के लिए मजबूर किया, वो बातें बच्चों हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।